हेलो, मैं हकीम अली सर आपका चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी के बाद इस चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है उसको हम लोग बखूबी डील करते चलेंगे। शुरुआती दौर में जो टर्मिनोलॉजी है वो जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक हम टर्मिनोलॉजी से परिचित नहीं होंगे, जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारे जो टर्म्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर जब ये बातें आगे चल करके आएंगी तो हमें समस्या आती है। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे। आइए सीधे हम चलते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हुए और फिर हम इस चैप्टर को डील करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशंस क्या है। इसको जानने से पहले सबसे पहली बात आती है डीएनए। हम देखते हैं कि डीएनए क्या है। हम जानते हैं कि डीएनए को डीऑक्सी रिबोज एसिड भी कहा जाता है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा है कि डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल ऑफ लिविंग बीइंग्स। जो डीएनए होता है वो सजीवों का हेरिडिटी मटेरियल होता है, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं पास वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय डीएनए। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आरएनए भी तो है, लेकिन आरएनए को आप जब देखोगे तो वो कहाँ होता है भाई, हेरिडिटी मटेरियल के रूप में वायरस में होता है। वो वायरस में आप जानते हो वो सेल के अंदर कैटेगराइज नहीं है। तो डीएनए जो हमारा हेरिडिटी मटेरियल है वो क्या है, क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। आइए सबसे पहले इसे समझते हैं, फिर हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें, हम जानते हैं कि जो हमारी एक सेल है, ठीक है भाई, ये जो हमारी सेल है, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो ये धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, न्यूक्लियस का अगर डायमीटर आप देखो तो बहुत ही छोटा है, 10⁻⁶, और इस धागे को आप देखो तो नियर अबाउट 2.1 मीटर का है। अब बड़ी बात है भाई, इतना बड़ा 2 नियर अबाउट 2 मीटर का लंबा थ्रेड धागा एक कोशिका के केंद्रक, जिसका 10⁻⁶ डायमीटर है, उसके अंदर वो कैसे समाहित हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से आपको अटैची रहती है और अटैची में कपड़े ज़्यादा डालने होते हैं तो क्या करते हैं, बढ़िया से सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करके रखते हैं। तो ठीक यही करना पड़ेगा। ये जो धागे हैं इनको लपेटा जाता है, और लपेटने की प्रक्रिया में आप जानते हो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, यानी पैकेजिंग जब इनकी, जैसे आप कपड़ों की पैकेजिंग करते हो वैसे यहाँ भी तो पैकेजिंग होती है भाई, पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग करेंगे तो ये बड़े आसानी से आ जाएंगे। तो ये इसमें आप देखेंगे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात हो या हिस्टोन प्रोटीन की बात हो, इनके माध्यम से इनको पैकेजिंग, इनकी पैकेजिंग की जाती है, मतलब लपेटा जाता है, यानी कंडेंस फॉर्म में आते हैं। तो जब ये कंडेंस फॉर्म में आते हैं, जैसे थोड़ा सा हो गया इस तरह से, तो ये हो गए क्रोमैटिन। इनको हम क्या बोलेंगे भाई, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन हो गए। अभी ये सेल में ये जो चीजें हैं ये कंडेंस हो रही हैं, लेकिन फुल्ली कंडेंस नहीं है। ये सेल जब हमारी डिवाइड करने जा रही है तो डिवीजन के केस में नहीं पहुंचे हैं,
अब यही क्रोमैटिन आगे चल करके फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं जब हमारी सेल डिवीजन की तरफ बढ़ती है, यानी डिवाइड करने के स्टेज में पहुंचती है, तो यही जो है फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं। तो फुल्ली कंडेंस्ड जो फॉर्म होगा वही हमारा क्या है, वह फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म इज नोन एज क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है फुल्ली कंडेंस्ड हो गए हैं, यही है हमारे क्रोमोसोम। इन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। तो हमारे समझ से क्रोमोसोम क्या है और क्रोमैटिन क्या है। क्रोमोसोम क्या है भाई, फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन का एक तरह से फुल्ली कंडेंस्ड या डीएनए का फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में जब वो डीएनए आ जाता है तो वही हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। और हम जानते हैं यह स्थिति तब आती है जब यह सेल डिवाइड की तरफ बढ़ती है, इसलिए मेटाफेज में जब बन जाते हैं तो मोटा समझ लो, मोटे मोटे हो जाते हैं। तो यही कंडेंस्ड फॉर्म क्या हो गया भाई, डीएनए हो गया, और लूज फॉर्म क्या हो गया, क्रोमैटिन हो गया। ये बात आप समझ गए, यानी डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है और क्रोमोसोम क्या है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जीन की बात करते हैं। जीन देखें भाई, जीन क्या है, तो देखें जीन को हम क्या कहेंगे, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है। अब यहां से मान लीजिए एक सेगमेंट हम यहां तक ले लें, तो ये जो सेगमेंट है, यहां मान लीजिए कहीं और सेगमेंट ले लेते हैं, तो ये जो सेगमेंट है, एक खंड है, ये क्या करता है, कुछ गुण रखता है, कुछ प्रॉपर्टी रखता है, कुछ फंक्शन रखता है जो कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। तो ये जो फॉर्म है इसी को हम कहेंगे जीन। जीन क्या है भाई, जीन हमारा क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो लक्षण होते हैं माता पिता के, वो बच्चों में कैसे जाते हैं, उसे कौन ले जाता है, उसे हम जीन कहते हैं। यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जीन क्या है, माता पिता के लक्षणों को ऑफस्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में ले जाने का एक क्रियात्मक इकाई है, यूनिट है। अब बात जो इसमें आ गई, जो शब्द आ रहे हैं कैरेक्टर, पहले इसे हम समझते हैं। कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो कैरेक्टर या ट्रेट जिसको हम कहते हैं ट्रेट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो बात आई है, एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जो जीन हमारी है, अभी हमने देखा कि ये क्या है, सेगमेंट ऑफ ए डीएनए, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए विच ट्रांसमिट कैरेक्टर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी जीन क्या है, जीन हमारी जो डीएनए है उसका एक सेगमेंट है जो ऑफस्प्रिंग के गुणों, माता पिता के गुणों को ऑफस्प्रिंग में ले जाती है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो जीन है ये कहाँ पाया जाता है। जो जीन हमारा है ये क्रोमोसोम पे पाया जाए। जीन जो है क्रोमैटिन पे होगा, डीएनए पे होगा, डीएनए पे तो अभी हम देख ही रहे हैं, क्रोमोसोम पे होगा या सभी पे होगा। हम देख क्या रहे हैं कि जीन डीएनए का ही तो टुकड़ा है, तो जीन डीएनए पर भी पाया जाएगा। और ये भी देख रहे हैं कि इसी से क्रोमैटिन बना हुआ है भाई, तो क्रोमैटिन पर भी पाया जाएगा। और इसी से क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम पर भी पाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जीन हमारा
क्रोमैटिन पर भी होगा, क्रोमोसोम पर भी होगा, डीएनए पर भी होगा, लेकिन कार्य कैसे करेगा भाई? जैसे जीन को आप लोग नाम सुने होंगे, जनरल जो भूत प्रेत वाली जीन जो बोलते हैं, जीन को अगर बांध दोगे और कहो कि जाओ वो काम करके आ जाओ, तो क्या वो काम करके आ पाएगा? क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो जब छूटेगा तब तो जाके काम करेगा भाई। ठीक इसी तरह से जीन तभी काम करेगा, यानी जब वो डीएनए ही तो है, डीएनए का एक पार्ट है, यानी डीएनए जब ओपन होगा, जब डीएनए खुला हुआ होगा, तभी जो है जीन कार्य करेगा। अगर डीएनए कॉन्डेंस होंगे, क्वाइल्ड होंगे, ओपन नहीं होंगे, तो वो कार्य नहीं करेगा। यानी फंक्शनल ये तभी होगा अगर कहा जाए कि जीन कब काम करेगा, क्रोमोसोम पर रहेगा तब, क्रोमैटिन पे रहेगा तब, या डीएनए के रूप में रहेगा तब। हाँ, डीएनए के रूप में रहेगा, लेकिन जब ये ओपन रहेगा तभी जाकर के यह कार्य करेगा। तो इस तरह से हमने जीन और डीएनए के बीच में अंतर समझने की कोशिश की। अब हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं। ये इनहेरिटेंस जो आया है, ये वेरिएशन जो शब्द आया है, ये सब है क्या? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, अब ये जेनेटिक्स क्या है? देखिए, जेनेटिक्स जो है रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इनहेरिटेंस मीन्स हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। अब बात आ गई हेरिडिटी की, तो ये हेरिडिटी क्या चीज है? हेरिडिटी और वेरिएशन, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हेरिडिटी का मतलब यह है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी लक्षणों का, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना हेरिडिटी कहलाती है। जैसे आप के अंदर जो गुण है, या हम लोगों के अंदर जो गुण है, वो कैसे हैं भाई? हमारे माता पिता जैसे हैं। यानी हमारे माता पिता के 2 हाथ थे, 2 पैर थे, 2 कान थे, तो हम लोगों के भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान हैं। यानी हम लोग अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल नहीं है, एकदम हूबहू कॉपी नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अभी उसको हम देखेंगे कि उसे क्या कहते हैं। तो हेरिडिटी मतलब ये है कि हमारे पूर्वजों से जो गुण, जैसे हमारे दादा के गुण हमारे पिता, हमारे पिता से हम में आए, और हम में से हमारे बच्चों में, हमारे बच्चों से उनके बच्चों में, ये जो गुण ट्रांसफर होते चले जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी आनुवंशिकी। ठीक है। अब जो दूसरा टर्म आया है इनहेरिटेंस, आइए इसे समझते हैं। ये क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? यानी जिसको हम एक तरह से कहें कि विरासत। जैसे आप कहते हो कि ये विरासत में मिली हुई है, पैतृक संपत्ति है। अब पैतृक संपत्ति जैसे हमारे दादा परदादा के पास बहुत ज्यादा जमीन थी, तो दादा से हमारे पिताजी को मिल गई, पिताजी से हमें मिल गई, हमसे हमारे बच्चों को मिल जाएगी। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या है? जमीन जायदाद है। अब मान लीजिए बहुत ज्यादा पैसा रखे हो, वो वहां से आए, या सोना चांदी रखे हो भाई, ज्वेलरी रखे हो, तो ये जो मतलब ट्रांसफर हो रहा है हमारे दादा के दादा से, दादा के पिताजी, उनसे ऐसे ट्रांसफर होकर के हम तक आया है।
तो ये तो पैसों का, जमीन जायदाद का, गहनों गुरियों का हो रहा है। तो लेकिन अब इसमें हम जेनेटिक्स में करते क्या है, तो ये कैसे आया है, विरासत में पैतृक संपत्ति हमें कैसे मिली है, कोई प्रक्रिया तो रही होगी, कोई प्रोसेस तो रहा होगा बीच में। प्रोसेस मतलब वो हो सकता है आपके दादा के पास ज्यादा जमीन हो, फिर वो आपके पिताजी के पास आई तो बिक गई, आपके पास कम आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि विरासत में जो चीज मिलती है, यानी प्रोसेस है ये, प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहने का मतलब माता पिता के लक्षणों का उसके प्रोजनी में जाना, और जाते समय कौन सी वो प्रक्रिया है, किस प्रोसेस के थ्रू वो गुण माता पिता से बच्चों के अंदर आए हैं, वो प्रोसेस जो है इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक है, माता पिता से बच्चों में गुण आना हेरिडिटी है, और माता पिता से बच्चों में गुण आने की प्रक्रिया किस प्रोसेस के थ्रू, किस प्रक्रिया के थ्रू वो माता पिता के गुण बच्चों में पहुंचे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में अंतर है। अब आ जाइए जो अगला टर्म है हम लोग का, वेरिएशंस। वेरिएशंस, अब ये वेरिएशंस क्या है, विविधता, भिन्नता। यानी जो माँ बाप है, ये पेरेंट्स हैं, तो अब पेरेंट्स से जो प्रोजनी बनी है, जो बालक बना है, क्या ये अपनी माता पिता के बिल्कुल हूबहू कॉपी है? नहीं। क्या हम अपने माता पिता के बिल्कुल हूबहू एकदम आइडेंटिकल हैं? नहीं है, हम में कुछ अंतर है। आप अपनी माता पिता जैसे तो बिल्कुल नहीं हो। दादा, माता, पिता एकदम उस जैसे तो हूबहू बच्चे होते ही नहीं है, कुछ न कुछ उसमें विविधता होती है, तभी तो आप हो। ऐसा थोड़े है कि दादा, पिताजी और आपको एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो कोई अंतर ही न समझ में आए। जरूर उसमें विविधता आएगी, वेरिएशंस आएगी। तो वही भिन्नता यानी अंतर क्या कहलाती है? वेरिएशंस कहलाती है। बिल्कुल जो इंडिविजुअल होती हैं अपनी माँ बाप जैसे, समान तो होंगे लेकिन इक्वल, बिल्कुल एक जैसे नहीं, हूबहू टू कॉपी नहीं होंगे, उनमें विविधता आएगी। और इसको हम जानेंगे कि विविधता कैसे आती है। ये दो तरीके से आती है। म्यूटेशन, हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, म्यूटेशन के माध्यम से विविधता आती है और रिकॉम्बिनेशन के माध्यम से आती है। रिकॉम्बिनेशन, हम जानते हैं कि मियासिस की प्रक्रिया जब आएगी तो पैचिटिन में क्या होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, माता पिता के गुणों का अदला बदली होती है, यानी क्रोमोसोम जो है चेंज होते हैं, उनके जो जीन होते हैं। तो जब चेंजिंग होगी तो वेरिएशंस आएगी, क्योंकि प्रकृति भी तो यही चाहती है कि विविधता आए। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगे तो क्या होगा, जो जीवधारी हैं वो मिट जाएंगे, अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएंगे। तो ये बातें समझ गए आप, इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, बात आई है कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स का मतलब है लक्षण। अब कैरेक्टर्स और ट्रेट, ये दो शब्द हैं, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब है लक्षण। तो जैसे हमारे कैरेक्टर जैसे हम लोग हैं, तो हमारी हाइट क्या हो गई भाई, हाइट क्या हो गई, कैरेक्टर हो गई। ठीक, हमारा स्किन कलर क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम मेंडल की बात करें, तो मेंडल ने जो बात बताई
हम जानते हैं कि पी पे काम किया था, थोड़ा इसे यहीं से इसको क्लियर करते चलते हैं, जिसे हम पाइसम सैटिवम जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो पी प्लांट पे जो इन्होंने काम किया तो इसका कैरेक्टर लिया ना, मैं इसके लक्षणों को देखा। लक्षण में क्या देखा, जैसे शार्ट में हम ले सकते हैं फुकहा गोपीलाल। तो फू से क्या हुआ, ये फूली हुई फली की बारे में बात किया भाई, ये क्या हुआ है, कैरेक्टर हुआ। ठीक है। कछस्थ यानी एक्सियल पोजीशन में उस फ्लावर को पाया गया, और जो बीज था वो हरा रंग का डोमिनेंट रहा। ये डोमिनेंट की बात है, डोमिनेंट ऑफ एनालिसिस हम लोग देखेंगे। गोल बीज हो, पीला बीज हो, लाल रंग का फूल हो और लंबा हो। ये सारी चीजें हम क्या देख रहे हैं, ये कैरेक्टर है, यानी पौधे का लंबा होना एक क्या है, उसका एक लक्षण है। लंबाई, पौधे का फूल का कलर एक लक्षण है उसका। पौधे का जो सीड है उस सीड का एक शेप होगा। तो ये सारे क्या है, एक लक्षण है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग हमारी हाइट, अगर हमको अब देख तो हमारी एक हाइट हमारा एक लक्षण है। अब हम आते हैं ट्रेट। तो क्या ये जो लक्षण है, जैसे हाइट पौधे का लिया इन्होंने, तो क्या मेंडल ने देखा, क्या देखा इसमें, ये कैरेक्टर एक हाइट है भाई, कैरेक्टर किसका, मान लिया हमने हाइट ले लिया, एक लक्षण है इसका पौधे का लंबा होना। तो इन्होंने जब देखा तो इसमें हाइट कितने तरह के पाए गए, 2 तरह के पाए गए। एक मिला इनको टाल मिला और एक क्या मिला, ड्वार्फ मिला। तो ये टाल और ड्वार्फ यानी इस हाइट के 2 प्रकार हो गए। एक जनरल सी बात आई, हाइट, तो हाइट के कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार हो गए, एक लंबा हो गया, एक ड्वार्फ हो गया। तो अब ये क्या हो गए, ट्रेट हो गए। मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर के जो टाइप है वही क्या हो गया, ट्रेट हो गया। इसी तरह से फ्लावर का कलर हम जो ले रहे हैं वो क्या है, एक लक्षण है। अब फ्लावर का जो कलर है वो हो सकता है कि वायलेट हो भाई, या हो सकता है कि व्हाइट हो। तो अब व्हाइट या वायलेट ये क्या है, ट्रेट है, टाइप है, प्रकार है।